तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है दूसरी माँ। हेलो हेलो राधिका, तुम सुन रही हो ना? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ अपनी माँ के पास। और फोन कट गया। कुछ और कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट का जमाना भी नहीं था कि आए हुए नंबर का पता लग सके। जल्दी से दो चार कपड़े बैग में डाला और दोनों बच्चे को वहीं छोड़ अगली गाड़ी से ही राधिका मायके को रवाना हो गई। मन में अनगिनत सवाल और कुछ अनिष्ट की आशंक ने 6-7 घंटे के सफर को मीलों लंबा कर दिया था। किसी तरह यह रास्ता भी पार हुआ और वह अपने घर के सामने खड़ी थी। सबने उसे गाड़ी में से उतरते देखा, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ पहचाने तो बहुत से अनजान चेहरे की दिखाई दिए। इतने शोरगुल में भी एक महसूस सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के अंदर से करुण करुण क्रुन कुंदन और विलाप की आवाज़ों से तंद्र भंग हुई तो राधिका दौड़कर घर के अंदर भागी। कुछ औरतें उसके आगे पीछे थी। दुख की इस घड़ी में हर कोई परिवार और सगे संबंधियों को सहारा दे रहा था। शायद यही फर्क है शहर की आधुनिकता और गांव की आत्मिकता में। घर के अंदर का दृश्य देख मुंह से एक चीख निकली और वह गस खाकर गिरने ही वाली थी कि आस पड़ोस की स्त्रियां ने उसे संभाल लिया। उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। वह लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। हर कोई उसे संतावना देने में लगा हुआ था, पर वह तो सोच रही थी अभी पिछले महीने ही तो वह इसी आंगन में कितना झूम झूम कर नाची थी। इसके इकलौते भाई की शादी थी और माँ, उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों हाथों से पैसे लुटा रही थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जिस माँ को उसने कभी सिर पर बिना आंचल के न देखा, कभी तेज आवाज न सुनी, वह सब सभी सहेलियों के साथ मंगल गीत और नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियों में कमी रहने पर काम करने वाले डॉक्टरों को डांट भी रही थी। और आज वही माँ बदमाश सी विवाह के एक माह बाद ही जवान बेटे की मौत का व्रजपात सीने पर झेल अपनी विधवा हुई बहू का सिर अपनी गोदी में रख मौन पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद अपने दोनों बच्चे का जीवन संवारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आवाज फिर नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया है। निस्तबंद भावहीन बिना कुछ कहे वह उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास कर रही है। इसी तरह रोते बिखलते 3-4 दिन निकल गए। तरह तरह के विधि विधान पूरे किए जा रहे थे। हर तरफ मायूसी और गमगीन चेहरे की भरमार थी। राधिका भी भरपूर कोशिश कर ही रही थी अपनी माँ और भाभी रश्मि को संभालने का। वह हर वक्त उन दोनों के आसपास ही रहती। अगली सुबह आंगन में बैठी औरतों का मजमा लगा हुआ था और वह सभी आपस धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। उनकी फुसफुसाहट से राधिका व्याकुल हो रही थी। उसने उसके पास जाकर रिश्ते में दादी लगने वाली पड़ोसन की एक महिला से पूछा कि क्या बात है। तब पड़ोस की दादी ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आज विधवा हुई स्त्री का सुहाग संबंधित सारी निशानियों को सभी के समक्ष नष्ट किया जाएगा। दो औरतें कमरे में जाकर भाभी को आंगन में ले आई और बाहर आती भाभी का एक बेजान सा शरीर प्रतीत हो रही थी। सूई हुई लाल आंखें हर कहानी बयान कर रही थी और उस पर माँ को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर तो यहाँ है पर मन कहीं और भटक रहा था। रोते रोते अब तो उनके आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ज्यादा कष्टकारी है, ईश्वर का दिया दुख या सामाजिक रीतियों का त्रास। भाभी को आंगन में बैठाया गया और इसके आगे कुछ होता उससे पूर्व की माँ जोर से चीखी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा आज। तन मन से तो यह टूट ही चुकी है, लेकिन अब इसकी आत्मा पर वार नहीं होने दूंगी मैं। छोड़ दो सब इसे। राधिका, अपनी भाभी को अंदर लेकर जाओ। और राधिका भाभी को सहारा देती अंदर आ गई। बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। तरह तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे थे, लेकिन माँ अपने निर्णय पर ही
अड़ी अड़ी थी और हाथ जोड़कर दो टूक शब्दों में स्पष्ट करते हुए बोली कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए कि माना वह रीति रिवाज के खिलाफ जा रही थी, लेकिन पुत्र की मृत्यु का दुख माँ से अधिक किसे हो सकता है। यह तो जीवन भर का नासूर है जो हर दिन हर पल चुभता रहेगा। उसकी यादों के सहारे हम बाकी बचा जीवन भी किसी न किसी तरह काट लेंगे। जीवन भर के बिछोह का दुख सहने वाली इस मासूम लड़की का उसमें क्या दोष। अभी तो वह इस परिवार से घुल मिल ही रही थी और उसने इसे अपना परिवार भी बना लिया था। तो क्या अब बेटे के ना रहने पर मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूं और साथ ही कोई भी ऐसा काम न होने दूं जिससे उसकी पीड़ा और बढ़े। इस घर में वह बहू बन के आई थी, लेकिन अब राधिका की तरह वह भी मेरी बेटी बनकर रहेगी। आज एक से एक माँ की तरह मैं उसकी देखभाल करूंगी और उसे अब कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हर कोई अपलक निस्तबंद उर्मिला जी के इस नए रूप को देखकर हैरान था। सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे, लेकिन माँ के दृढ़ निश्चय को देखकर कोई कुछ नहीं बोला। दो चार औरतें गुस्सा कर वहां से उठकर चली भी गई और बाकी वहीं बैठी रही, शायद शिष्टाचारवश या पारिवारिक संबंधों का खातिर मुख रख कर साथ दे रही थी। जैसे तैसे भारी मन से आगे के क्रियाक्रम पूरे हुए और 13वीं के बाद सब सगे संबंधी अपने घरों को लौट गए। गांव में लोगों की नाराजगी से बचने के लिए उर्मिला जी भी राधिका और रश्मि के साथ शहर वाले अपने मकान में रहने चली आई। शहर में कुछ दिन माँ के साथ रहकर राधिका भी लौट गई और पीछे रह गए दो अधमरे निर्जीव से शरीर। उसकी माँ उर्मिला जी और भाभी रश्मि दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। उर्मिला जी के दिल की बीमारी हो या घुटनों का दर्द, रश्मि ने हर वक्त दिल से उनकी सेवा और देखभाल की। उर्मिला जी ने भी उसका कदम कदम पर साथ देते हुए पहले छुट्टी हुई, पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया और फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कार चलाना, कंप्यूटर का कोर्स, वह हर चीज़ जो वो अपनी बेटी के लिए सोचती थी करने के लिए उचित मार्गदर्शन किया और उसका आत्मविश्वास बढ़कर आत्मनिर्भर बनाया। रश्मि के पिता ने कई बार उसे अपने घर लौटने चलने को कहा, पर वह जानती थी मायके में तो माँ और पापा के साथ भाई भाभी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से वह निश्चित हो सकती है। पर यहाँ तो उसके सिवा और कोई नहीं है। अगर वह चली गई तो माँ जी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इसी उधेड़-बुन में समय बीतता गया। रश्मि अब बैंक में नौकरी करने लगी थी और दिन भर व्यस्त रहती थी। उर्मिला जी भी कोशिश करती कि छोटे मोटे काम उनके आने से पहले कर ले। उन दोनों की दुनिया अब एक थी। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों के शाम का पूरा समय दिन भर बातें करने में निकल जाता। बीच बीच में राधिका भी कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ आ जाती तो समय कैसे निकल जाता था। आज जब रश्मि बैंक के लिए निकलने लगी तो उर्मिला जी ने कहा, बेटा हो सके तो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। जी माँ जी कहकर वह निकल गई और घड़ी में शाम के 5 बजने से पहले ही वह घर की सीढ़ियाँ चल रही थी। आखिर पहली बार माँ जी ने उससे कुछ कहा था तो उसे तो पूरा करना ही था। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखती उसके पहले ही उर्मिला जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोल दिया। वह भी हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा मैंने सोफे पर उसके अपने पापा मम्मी बैठे हुए थे। उन्हें अचानक आया देख उसे खुशी तो बहुत हुई, पर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि हर बार यहाँ आने से पहले तो वो बताते जरूर थे। टेबल पर पड़े चाय की थाली, कप और नाश्ते की प्लेट बता रही थी कि उन्हें आने का देर हो चुकी है। वह भी कपड़े बदल सबके साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे का हाल चाल पूछकर इधर उधर की बातें हुई और फिर कमरे में कुछ देर के लिए एक सन्नाटा सा छा गया। उर्मिला जी और पापा मम्मी एक दूसरे से जैसे आंखों में ही कुछ बातें कर रहे हो, वह सावलिया नज़र से उनकी ओर देखे जा रही थी। तब उर्मिला जी ने ही बोला शुरू किया, देखो बेटा, मैंने ही तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करके बुलाया है और हमने तुम्हारे लिए एक लड़के को
पसंद किया है। तुम एक बार उससे मिल लो और अगर अच्छा लगे तो हम सभी चाहते हैं कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। रश्मि को मानो काटो तो खून नहीं, वह कुछ कहना चाह रही ही थी, पर शब्द रूधे गले में आकर रुक से गए। बड़ी मुश्किल से वह इतना इतना ही बोल पाई, अपना घर माँ जी, क्या क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या अब मैं आप पर बोझ हो गई हूँ? और वह वही सोफे पर ही निढल हो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर उर्मिला जी का दिल भर आया। उन्होंने उसे अपनी गोद में भर लिया और बोली, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम तो वो हो जिसने अपने बेटे को खो देने पर मुझे जीना सिखाया। तुम तो मेरे जीवन का उद्देश्य हो। तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटी, अकेले निकालना बहुत कठिन है। मुझे तो तुम्हारा साथ मिल गया, लेकिन तुम्हारे जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, लेकिन उर्मिला जी और हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। आखिर कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? समाज के डर से जो निर्णय हम तुम्हारे बारे में नहीं कर पा रहे थे, वो तुम्हारी सास उर्मिला जी ने करके दिखा दिया। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया, लेकिन उर्मिला जी ने तुम्हें नया जीवन दिया है। वह सास नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। ठीक वैसे ही जैसे मुरलीधर की यशोदा माँ है, उन्होंने ही हमें इसी तरह शहर में रहने वाली अपनी सहेली और उसके बेटे के बारे में बताया। आज हम दोनों उनसे मिलकर आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे और शिक्षित लोग हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पहले हम तुमसे बात कर लें और तुम उनसे एक बार मिल लो। तुम्हारी हाँ के बाद ही हम लोग कोई फैसला करेंगे। उर्मिला जी ने प्यार से रश्मि का सिर सहलाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम मुझसे दूर कहाँ जा रही हो? तुम तो इसी शहर में रहोगी। जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना, और मैं भी तुमसे मिलने आती ही रहूंगी। आखिर राधिका को भी तो मैंने ऐसे ही विदा किया था। एक दिन रश्मि उर्मिला जी के पैरों में गिर पड़ी और उर्मिला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटियों की जगह दिल में होती है, पैरों में नहीं। सबकी आंखों से आंसुओं की निर्मल धारा बह रही थी और दिल में एक सुखमय जीवन की आस पल्लवित हो रही थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।